Okay, so October November 2023 P21 and it's 1 hour 15 minute पेपर 60 नंबर का पेपर है। HB पेंसिल हर चीज को ड्रॉ करने के लिए यूज करनी है। सबसे पहला सवाल आपसे बोला जा रहा है कंपेयर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम क्या बोलेंगे, स्केलर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली, वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड comma unit as well as specific direction। सही है, तो ये दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। ओके, तो आगे भी देखते हैं अब। रेडियस ऑफ द स्मॉल स्फीयर इज डिटरमाइंड फॉर अ मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ स्टोन। सही है। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, वालेकुम अस्सलाम मोविया। मोविया अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हो आप? हमारी क्लास तो 9 से 10 थी। ओके, सो अब क्या सिनेरियो होगा आगे देखो। um sphere is submerged in water, displacing some of the water into a measuring cylinder। सही है। तो जैसे ही स्पेयर हमारे यूरिका कैन में गया तो यूरिका कैन का वाटर लेवल कुछ राइज हुआ और मेजरिंग सिलेंडर में गिर गया। द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर इज 28 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये वॉल्यूम है, ये अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम है। कैलकुलेट द रेडियस इन सेंटीमीटर ऑफ स्फीयर। तो बेटा स्फीयर का वॉल्यूम आ गया हमारे पास, और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 V/पाई। सही है। ये 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे चला गया एंड पाई नीचे चला गया। एंड क्यूब हटाने के लिए आपने क्यूब रूट लगा दिया। ठीक है, तो द फाइनल आंसर विल बी आर बराबर हो जाएगा √3, वी क्या है 28/4, पाई की वैल्यू 3.142 का क्यूब रूट। वन पॉइंट एट एट, जो कि 1.9 हो जाएगा। सही है। वालेकुम अस्सलाम इफ्रा। अक्टूबर नवंबर 2023 P21। नेक्स्ट आपसे क्या डिस्कस हो रहा है देखें बेटा। नेक्स्ट आपसे डिस्कस कर रहे हैं ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर निकालें। तो बेटा रेडियस के फॉर्मूला हमारा ये बन गया है, ये जनरल फॉर्मूला है जिसमें 3, 4 और पाई क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट की कभी भी अनसर्टेनिटी नहीं आती। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो आर किसके बराबर हो जाएगा, 3/4 पाई 1/3। क्यूब रूट की पावर क्या होगी, 1/3। एंड वॉल्यूम की पावर भी क्या होगी, 1/3। सही है। ये हमारे पास इस फॉर्मूला का सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। सही है। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा हमारे साथ, बेटा चैप्टर नेम क्यों, मतलब हम तो ईयरली पास पेपर कर रहे हैं ना इस पर। तो ये रेफरेंस है अक्टूबर नवंबर 2023 P21।
नाउ अब अनसर्टेनिटी इन आर ओवर आर 3 पाई और 4 की कोई अनसर्टेनिटी नहीं होगी बिकॉज दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एंड हमारे पास सिनेरियो क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम की अनसर्टेनिटी होगी, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और उसने हमसे मांगी है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो बेटा हम क्या करेंगे, दोनों को परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे इसे। तो अनसर्टेनिटी इन आर ओवर आर क्या हो जाएगा, 1/3। अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम क्या है, 0.5। वॉल्यूम इटसेल्फ क्या है, 28 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 3 जीरो पॉइंट मल्टीप्लाई बाय फाइव नाइन 28। फाइव आ रहा है सर। अच्छा, 0.595 यानी 0.60। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन 2। हॉट एयर balloon just above the ground. The balloon is stationary and held in place by a vertical rope as shown. Balloon has weight W of this. तो weight हमेशा किधर होता है, डाउनवर्ड, and tension in the rope is this. Okay. तो टेंशन हमेशा कहां पर होती है, फिक्स्ड सपोर्ट की तरफ होती है। तो अभी हमारी फिक्स सपोर्ट क्या है बेटा, रोप टुवर्ड द ग्राउंड। तो टेंशन भी नीचे है, वेट भी नीचे है, सही है। U इज द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द बलून। तो अप थ्रस्ट किधर होगी बेटा हमारे पास, ऊपर की तरफ। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर इज दिस। ओके, ऑन फिगर 2.1 ड्रॉ द लेबल्ड एरोज टू शो द थ्री फोर्सेस। ये तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब थ्रस्ट ऊपर होगी, वेट डाउनवर्ड होगा, एंड टेंशन के बारे में क्या बताया, हमेशा फिक्स सपोर्ट की तरफ टेंशन की डायरेक्शन होती है। तो रोप यहाँ पर बंधी हुई है तो ये फिक्स सपोर्ट है, तो यहाँ पे टेंशन होगी। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द बलून। ओके, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमने वॉल्यूम ऑफ बलून निकालनी है। तो क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे काम करना है, इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन क्या होगी, दिस प्लस दिस बराबर होगा दिस, यानी टेंशन प्लस वेट अब थ्रस्ट के बराबर होंगे। तो अब थ्रस्ट हो जाएगा टेंशन प्लस वेट, और अब थ्रस्ट का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, तो जी एच। एच हाइट है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो बेटा इन दोनों को अगर मैं मिलाकर कुछ ऐसा लिख दूं, कोई एतराज, नहीं एच ए सर। को मैंने वॉल्यूम लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ बलून इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स मांग रहा है, तो वी क्या हो जाएगा, टी प्लस डब्ल्यू अपॉन रो जी। टेंशन पता है, यस, 4 एक्सपोनेंट 2। वेट पता है, यस, 3.39 एक्सपोनेंट 4। डेंसिटी पता है, यस, 1.23। एंड ग्रेविटी 9.8। 2.842 into 10 raised to the power 3
इसको 2.8 पे भी लीव कर सकते हैं, 2.84 पे भी लीव कर सकते हैं। मैंने 2.8 पे लीव कर दिया एक्सपोनेंट 3। अच्छा, सर थ्री जैसे सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, सॉरी सॉरी सॉरी, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर बोला है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। सारा हमें डेंसिटी दी हुई है एयर की, ठीक है, और वेट दिया हुआ है बलून का। तो सिर्फ एयर का वेट होता ना तो हम ये फॉर्मूला लगाते, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो ये मैच नहीं हो रहा, एयर की डेंसिटी दी हुई है, बलून का वही वेट दिया हुआ है। हाँ, बलून के अंदर जो एयर है उसका वेट दिया हुआ होता तो वेट से मास निकालते, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम लगा देते। सही है सारा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द बलून इज रिलीज्ड फ्रॉम द रोप, कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बलून। सर बलून इसमें की अब हमने, रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ओके देखते हैं। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मांग रहे हैं आपसे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? रिजल्टेंट फोर्स अपॉन मास, ठीक है। तो सिग्मा एफ एम ए के बराबर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ ओवर एम। अब हमें मास नहीं पता, पहले मास निकाल लो। एम इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन जी, वेट कितना गिवन था हमें, 3.39 एक्सपोनेंट 4 डिवाइड बाय 9.81, 3455.65, ठीक है। एंड व्हाट डू वी हैव एज रिजल्टेंट फोर्स? हमने रिजल्टेंट फोर्स के तौर पर इनिशियल एक्सेलरेशन। ओके, अब बेटा देखो होगा क्या, टेंशन तो खत्म हो जाएगी, सही है। जब टेंशन खत्म हो जाएगी हमारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ, अब एक मिनट थ्रस्ट और रुको, वेट होगा सर। एक मिनट रुको, बलून इज रिलीज्ड फ्रॉम द रोप, ओके। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बलून। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास, सर अब थ्रस्ट नहीं होगी। अपथ्रस्ट, नहीं अपथ्रस्ट नहीं होगी, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स भी लग रही है इसके ऊपर। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर क्या होनी चाहिए, आम बेटा रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास दो फोर्सेस रह जाएंगी ना, एक वेट और एक अपथ्रस्ट। तो रिजल्टेंट फोर्स की जगह हम लिख देते हैं वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो वेट सर हमारे पास टेंशन का कितना है, जी बेटा, टेंशन। ओके। तो मैं अभी पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए क्या लगा रहा हूँ, ये दोनों फोर्सेज है ना, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, तो वेट माइनस अपथ्रस्ट करके देख रहा हूँ। तो वेट हमारे पास है 3.39 एक्सपोनेंट 4 माइनस अपथ्रस्ट है, अपथ्रस्ट की वैल्यू निकाली है हमने, नहीं सर, मुझे नहीं लगता हमने निकाली। ओके।
Sir, why can't we use tension because weight and upthrust will cancel each other, so only tension will be left. हम्म ये भी ठीक कह रही हैं आप हमसा, सही है। टेंशन तो 4 एक्सपोनेंट 2, थैंक यू। एंड मैथ हमारे पास आ जाएगा 4334555.65। तो दिस इज 4 एक्सपोनेंट 2 डिवाइडेड बाय 3455.65, 0.115, जो कि 0.12 हो जाएगा। सर मुझे तो ऐसे समझ नहीं आया। कैसे समझ नहीं आया? सर के केस में तो रिलीज फ्रॉम रोप का है, तो फिर टेंशन। हम्म मतलब टेंशन की एग्जिस्टेंस तो होगी ना। इट्स लाइक दैट, आप एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी रुकी हुई है अपनी जगह पे, ठीक है, और बंदा जो गाड़ी के अंदर बैठा है उसने ब्रेक लगाया हुआ है। जैसे ही वो ब्रेक हटाएगा तो आपकी फोर्स की एग्जिस्टेंस आपको दिखेगी और आप आगे गिर जाएंगे। समझ रहे हैं? इट्स अबाउट इनर्शिया। सही है। सही सर। नाउ आगे बढ़ते हैं। balloon is stationary at a height of 500 meter above the ground. A tennis ball is released from the rest and falls vertically from the balloon. ठीक है, released from rest and falls vertically। सही है बेटा, बलून से एक बॉल को नीचे फेंक दिया। Sorry. Passenger in the balloon uses the equation, third equation of motion, and to calculate that the ball will be traveling at a speed of approximately 100 meter per second when it hits the ground. Why actual speed of the ball will be much lower than 100 meter per second when it hits the ground? ओके, जरा देखते हैं बेटा। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी निकालते हैं। तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, ए की वैल्यू 9.81 और s कितना है? 500। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाएं, देखें क्या आंसर आ रहा है। 99.045. 99.045, यानी लगभग वो ही आ रहा है 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आइडियल सिनेरियो हो गया, लेकिन we have air around the balloon. That means we have air resistance. That means the resultant force will be decreased because of the air resistance. And when the force is less, acceleration will be less. तो 100 मीटर पर सेकेंड से कम हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी। सही है। ड्यू टू presence of air resistance, resultant force will be less. Hence, या एक मिनट रुके, रेजिस्टेंस फोर्स विल बी लेस से ज्यादा बेटर है। रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस एज स्पीड इंक्रीजेस। मैंने आपको कैसे कहा था, जैसे जैसे बॉडी की स्पीड बढ़ती है तो एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती है। तो एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, ये परफेक्ट आंसर है। इनिशियली एयर आपके पास रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ वेट होती थी, बट जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हुई तो वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस आपकी रिजल्टेंट फोर्स होना शुरू हुई। सर आपको आवाज आ रही है ना? बिल्कुल आ रही है। Before the balloon is released, rope holding the balloon has strain this. Rope has an straight length this. Rope obeys Hooke's law. तो बेटा ये आपको स्ट्रेन दे दिया है
ये आपके पास ओरिजिनल लेंथ दे दी है। बोल रहा है शो दैट द एक्सटेंशन ऑफ द रोप इज दिस। तो स्ट्रेन क्या होता है? एक्सटेंशन ओवर ओरिजिनल लेंथ। एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ। 6 एक्सपोनेंट माइनस 5, सॉरी, स्ट्रेन 2.5 एक्सपोनेंट माइनस 5 है, एंड अनस्ट्रेच लेंथ की स्ट्रेन है 2.5। ये आ रहा है 6 एक्सपोनेंट माइनस 5। तो जो मांगा वो आ गया। कैलकुलेट द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रोप। तो बेटा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो हमारे पास क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ के ई स्क्वायर या हाफ एफ एक्स या हाफ एफ ई। तो बेटा मुझे के तो नहीं पता, तो हम हाफ एफ ई लगा देंगे। सही है, हाफ एफ ई रहा, और एफ की जगह हमारे पास वही वैल्यू आ जाएगी रिजल्टेंट फोर्स की जो हमने ऊपर कंसीडर की थी। एंड ई हमने अभी निकाला 6 × 10⁻⁻⁵। तो हाफ एफ ई के फॉर्मूला से हम इसको इस तरह देखते हैं क्या आंसर आएगा। 0.012। The rope holding the balloon is replaced with a new one of the same original length and cross sectional area. Length भी same है, cross sectional area भी same है. The tension is unchanged. The new rope obeys Hooke's law. ठीक है. The new rope is made from the material of lower Young modulus. बेटा Young modulus का फॉर्मूला क्या होता है? FL/AE. अब जरा देखो, ओरिजिनल लेंथ सेम है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, टेंशन सेम है, यानी अगर हमारी न्यू रोप का लेस यंग्स मॉडुलस है तो उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? मोर। सही है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लोअरिंग द यंग मॉडुलस ऑन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रोप। तो पहले देखो हम क्या बोल रहे हैं, लेस यंग मॉडुलस। सर रोप ब्रेक भी हो सकती है ना? अगर बहुत ज्यादा है वेट तो यस, लेस यंग मॉडुलस will have more extension या will cause more extension। और लेस यंग मॉडुलस का मतलब क्या है? बहुत थिन वायर का स्प्रिंग बनाया गया है, ठीक है। हेंस स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एफ ई। तो बेटा जब एक्सटेंशन बढ़ गई तो स्ट्रेन एनर्जी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। सही है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सर will स्प्रिंग कांस्टेंट हर रोप का सेम होता है ना, या स्टिफनेस? स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं, हर उसका सेम नहीं होता। इट्स अबाउट द होल सिनेरियो जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो के इक्वल्स टू एफ अपॉन ई इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, लोड कितना अप्लाई किया है, स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हो रहा है। हाँ, सेम उस वक्त तक रहता है जब तक आपका स्प्रिंग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंडर है। या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्रॉस नहीं कर रहा है। सही है। तो ये हमारा 16 मार्कर क्वेश्चन बड़ा सवाल था, ये कंप्लीट हो गया। आई गेस हम लोगों ने अभी तक 1/3 क्वेश्चन पेपर कर लिया है, 20 मार्क्स का पेपर कर लिया है। अब चलते हैं रहमा, इट्स गुड नोट्स 6।
मोमेंटम का सवाल लग रहा है। तो अब आपसे देखें क्या कह रहे हैं बेटा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है ट्रॉली ए मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस at a constant velocity towards another trolley B which is moving at lower constant speed. ओके मतलब अगर इसकी स्पीड ज्यादा है इसकी स्पीड कम है तो ए बी से जाके टकरा जाएगी। ओके फिगर 3.2 शो द डेटा फॉर द ट्रॉलीज। मास पता है इनिशियल स्पीड पता है ठीक है। टू ट्रॉलीज कोलाइड इलास्टिकली एंड सेपरेट resistive forces are negligible. Okay, figure 3.2 shows the variation of time t with the velocity v of the trolley b. ट्रॉली बी का ग्राफ दिया हुआ है आपको। स्टेट व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द ग्राफ क्या होता है? डिस्टेंस होता है या Displacement. डिस्प्लेसमेंट होता है। सही है। मैंने आपको इस तरह पढ़ाया था जब डिस्प्लेसमेंट मालूम करना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया अंडर द ग्राफ। नाउ use table 3.1 and 3.2 figure 3.2 to calculate the acceleration of trolley B। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है तो हम ग्रेडियंट के तरीके से निकालेंगे। ओके ट्रॉली बी का ग्रेडियंट बेटा हमें कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। सही है। तो इनिशियल वेलोसिटी ट्रॉली बी की क्या है हमारे पास? 0.12 एंड फाइनल वेलोसिटी हमारे पास ट्रॉली बी के क्या है? 3। टाइम कितना लग रहा है? 0.15 से 0.35। सही है। तो ग्रेडियंट हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होगा विच इज डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इट विल बी 0.3 माइनस 0.12 ओवर 0.35 माइनस 0.15। पॉइंट नाइन आ रहा है मेरा। दो सिग्निफिकेंट फिगर में 0.90 हो गया। अब बोल रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली ए। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। m1u1 प्लस m2u2 बराबर है m1v1 प्लस m2v2। बेटा बॉडी वन या एक मिनट बॉडी ए और बी बोला है ना तो जिंदगी थोड़ी सी आसान करते हैं यहाँ पे ए और बी कर देते हैं। ठीक है। बॉडी ए का मास गिवन है यस 0.25। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है बॉडी ए की यस 0.48। एंड प्लस बॉडी बी का मास 0.75 और इनिशियल वेलोसिटी 0.12। अच्छा अब देखो टकराने के बाद ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं इसलिए मैंने माइनस नहीं किया। दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए हमने दोनों को ऐड किया है। सही है। नाउ एम ए 0.25 फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ये निकालनी है। एम बी ए 0.75 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी क्या है हमारे पास? 3.3 सॉरी ये आ रही है। सही है। चलो सॉल्व करते हैं। बेटा लेफ्ट हैंड साइड में पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ। 0.21 आ रहा है लेफ्ट हैंड।
minus 0.75 multiplied by 0.3, 0.225. And बेटा फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है -0.060। माइनस बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द बॉडी विल बी ऑपोजिट एंड डायरेक्शन किधर होगी बेटा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि राइट वाले हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ली थी। ठीक है, तो नेगेटिव साइन ने हमें बताया है डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, राइट वाली हमने पॉजिटिव ली थी। अब ग्राफ बनाना है हमें, आई थिंक ऑन फिगर 3.2 sketch a variation with the velocity of trolley A with time t from 0 to 0.53 seconds। तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ट्रॉली ए की क्या है, 0.48, एंड फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये 0.060, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ट्रॉली ए की वंस अगेन 0.48 थी। तो बेटा ये वैल्यूज मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ ताकि हमारा ग्राफ साफ सुथरा रहे। 0.48 यहाँ पर आ रहा है। अब देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी चेंज हुई है, यानी ये पॉइंट है जहाँ पे हमारा कोलिजन अकर हुआ। सही है, एंड अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी। सही है, नाउ अब देखो यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी वापस कांस्टेंट हो गई, यानी यहाँ पे कोलिजन खत्म हो गया, तो हमें भी यहाँ पे इस लाइन पे कोलिजन खत्म करके दिखाना है। सही है, ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए बनाया है वर्टिकल लाइन। मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, 0.060, तो ये होगा यहाँ पे 0.02, 0.04, 0.06, माइनस में आया है तो मैं नीचे की तरफ रख रहा हूँ। तो बेटा ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। सही है, एंड इस पॉइंट और इस पॉइंट को अब हम ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0.48 थी, फाइनल वेलोसिटी -0.060 थी। यहाँ पे कोलिजन शुरू हुआ तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, इसकी कम हो रही है, और यहाँ पे कोलिजन खत्म हुआ तो वेलोसिटी का बढ़ना खत्म हो गया, वेलोसिटी का कम होना खत्म हो गया इसी पॉइंट पर। सही है, तो दैट इज हाउ मोमेंटम में वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप इस तरह बनाते हो। परफेक्ट ग्राफ बनाया ये। ठीक है, so this was part 3C, and this was the end of question number 3. Now question 4, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है, जब दो वेव ओवरलैप करती हैं सच दैट द सम द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। व्हेन टू waves overlap such that the resultant displacement is the sum of individual displacement. Coherent light is incident normally on two identical slits X and Y. The diffracted light and emerging from
slits superpose and produce interference pattern on a screen positioned at 1.9 meter distance from the slit. बेटा ये capital D given है, distance from the slits and the screen. Figure 4.1 shows the arrangement and the central part of the interference pattern of bright and dark fringe formed on the screen. तो बेटा देखो दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का फासला, कोई कुछ कह रहा है? दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान का फासला हमें गिवन है, यानी फ्रिंज सेपरेशन गिवन है. दो स्लिट्स के दरमियान का फासला भी हमें गिवन है. सही है, सारी डिटेल्स गिवन है. आई गेस वेवलेंथ मांगेगा. ठीक है, x इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए फॉर्मूला होता है ना. नॉट टू स्केल, यहाँ से मेजरमेंट्स नहीं लीजिएगा. ठीक है, ठीक है, वेवलेंथ मांग रहा है. तो x इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए होता है, तो लैम्डा हो जाएगा ax अपॉन डी. ए है हमारे पास 0.65 मिलीमीटर से मीटर में आए, डिवाइडेड बाई 1000. फ्रिंज सेपरेशन है 1.7 एक्सपोनेंट -3, अगेन मिलीमीटर से मीटर. और डी हमारे पास कितना गिवन है? 1.9. बेटा 581.5 इंटू 10⁻⁻9 आ रहा है. जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में 580 एक्सपोनेंट -9 हो जाएगा. अगेन 3 मार्क का क्वेश्चन हो गया हमारा. आगे बढ़ते हैं. Light from slit X and Y arrive at point. बेटा ये X की वेव है और ये हमारे पास Y की वेव है. ठीक है. Arrive at a point between the adjacent bright fringes on the screen. Figure 4.2 shows the variation of the displacement with time for the waves arriving at the point where they meet. Okay, arriving at the point where they meet. A student makes two statements about the wave at this point. Statement 1, phase difference between the wave is 90 degrees. अच्छा, पहले हम अपना काम करते हैं बेटा. दोनों के आइडेंटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये. सही है. सो अगर, या एक मिनट रुके, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, तो ये वाला हो गया 90 डिग्री. तो बेटा देखें दोनों के आइडेंटिकल पॉइंट्स 90 डिग्री के डिफरेंस पे हैं. स्टेटमेंट 1 सही है. सही है. एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 0. नो, एम्पलीट्यूड कब 0 होता है? जब दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस क्या होता है? 180 डिग्रीज होता है. सही है. तो स्टेटमेंट 1 सही है. एक्सप्लेन हाउ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. तो हम क्या बोलेंगे बेटा? एम्पलीट्यूड फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव इज 90 डिग्री. ओके, तो हम बोलेंगे wave from y is leading 90 degrees from wave from x. तो ये दोबारा समझा दें. और आप ऐसे भी कह सकते हो फिर बेटा, दोबारा बता देखो दें. मुदस्सिर, ये 0 डिग्री है, ये 90 है, ये 180 है. इतना क्लियर है?
सर लेकिन 0 45 और 90 होना चाहिए ना। 45 तो 90 और 0 के बिल्कुल बीच में आएगा ना। मैंने देखो क्या किया है, 0 180, इसके बिल्कुल सेंटर में 90 आ गया, और 0 और 90 के सेंटर में 45 आएगा। सही है। ओके तो सर। देखो, दोनों वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, क्वार्टर साइकिल का आ रहा है, तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। सर लेकिन वो पीछे वाले पॉइंट से देखिए ना, बिल्कुल जो शुरू वाला पॉइंट और फिर वो भी उस देख वेव सकते का हो बेटा। पॉइंट, आपने कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ पॉइंट। दो आइडेंटिकल पॉइंट देखने होते हैं, यू कैन कंपेयर दीज टू पॉइंट्स एज वेल। कहा गया, एक ही वाला पॉइंट आपने देखा, यहाँ पे इसका पॉइंट है नहीं, आप इन दो पॉइंट्स को भी देख सकते हो, आप इन दो पॉइंट्स को भी देख सकते हो। दो आइडेंटिकल पॉइंट देखने होते हैं। सही है। सर लेकिन रीडिंग कैसे मालूम होती है सर? जैसे अभी आपने बेटा अंडरस्टैंड कर लिया कि वाई 0 आगे डिग्री। है, सुनो तो चचा, वाई आगे है, एक्स पीछे है, तो मैंने बोला वाई लीड कर रही है, एक्स लैग कर रही है। सही है। कंफर्म करो मुदस्सिर, समझ आ गया? जी सर, आ गया सर। ओके, एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन whether स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। स्टेटमेंट टू हमारे पास करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट, as two waves are not antiphase, hence displacement या resultant displacement is not equal to zero। सही है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कर दिया हमने। The width of each slit in B is decreased by the same amount। मतलब पार्ट बी में हर स्लिट की विड्थ सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रही है। There is no change in the separation of the slits। ओके, तो बेटा सुनो, x इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन ए होता है। सेपरेशन ऑफ द स्लिट वो चेंज नहीं कर रहा, और डी भी चेंज नहीं कर रहा। डी क्या होता है, स्लिट से स्क्रीन तक का फासला। तो अगर हमारे पास फ्रिंज सेपरेशन कम हो रही है, इसका मतलब वी आर यूजिंग लाइट ऑफ लेसर वेवलेंथ। Describe and explain the effect, if any, of this on the appearance of interference pattern। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोल रहे हैं, width of each slit decreased by the same amount, there is no change in separation, width of each slit decreased by the same amount। okay, ओके, इसको किस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, width of each slit decreased by the same amount, यानी स्लिट सेपरेशन कम हो रही है। एक मिनट रुको, स्लिट सेपरेशन अगर हमारे पास कम हो रही है, ओके, तो बेटा जरा देखो यहाँ पे, अगर हमारे पास पूरी विड्थ ब्राइट फ्रिंज की ये है, ठीक है, अच्छा ये हमारे पास कैसे पता चलेगा बेटा कि ये हमारे पास इंटरफेरेंस का पैटर्न है या फिर डिफ्रैक्शन का पैटर्न है? हु नोज? डिफ्रैक्शन है या फिर इंटरफेरेंस है का पैटर्न? बेटा अगर ये इंटरफेरेंस होता तो हमारे पास इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती, पूरा ब्राइट होता
पूरा डार्क होता। तो देखो यहाँ पे ग्रेइश हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल डार्क है, तो हमें डिफ्रैक्शन से इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सही है। तो अब सुनो बेटा, सबसे पहले तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास Sir, why does it say interference pattern in the question line? इंटरफेरेंस पैटर्न बेटा हमारे पास जो है ना, उसकी इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, फुल ब्राइट या फुल डार्क। Okay, sir. ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रही है, दैट इज वाई लेट्स सॉरी फ्रिंजेस करीब करीब आ गए हैं, मोर डिफ्रैक्शन इज अकरिंग। अगर मैं यहाँ पे इसको मैथमेटिकली देखना चाहूँ, ठीक है। तो बेटा देखें, अगर मैं इस फॉर्मूला से आपको दिखाता हूँ, एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। अगर फ्रिंजेस करीब करीब अपेयर हो रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा आएंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर ज्यादा आएंगे तो डिफ्रैक्शन एंगल बढ़ जाएगा, तो मोर डिफ्रैक्शन इज अकरिंग। सही है, पहला पॉइंट मैंने इस तरह एक्सप्लेन किया। एंड तो अगर ज्यादा डिफ्रैक्शन अकर हो रहे हैं तो हेंस मोर ऑर्डर्स will be observed on the tree। तो 2 मार्क्स की हम लोगों ने ये डिस्कशन में बता दी। And we are done with question number 4, I guess. Yes, question 4. आगे बढ़ते हैं। Seems like a Doppler's effect question. Train travels at a constant high speed along a horizontal track towards the observer standing adjacent to the track. The train sounds its horn continuously as it approaches the observer. ठीक है, at time t equals to 0 and until it's well passed beyond the observer at time t equals to t2. The train passes by the observer at time t1। मतलब t equals to 0 पे करीब आ रही है, t2 पे दूर चले गई है एंड t1 पे ऑब्जर्वर को पास कर रही है। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे कलर से आपको बताऊं, ये t2 है येलो वाला, ये t1 है, और ये है हमारे पास t equals to 0। On figure 5.2, sketch the variation with the frequency of the sound heard by the observer with t from t equals to 0 to t2। Okay. It horns the sound of constant frequency। Okay. कोई फ्रीक्वेंसी हमें बताई भी नहीं है ना। सो बेटा, जब ट्रेन करीब आ रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ठीक है, और जब ट्रेन दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। सही है। तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे बेटा, हमारे पास ये हमारे पास एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है एफ एस। ठीक है। तो व्हेन द ट्रेन इज अप्रोचिंग
On figure 5.2 sketch the variation of frequency of sound heard by, ठीक है। तो बेटा ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी जब ये करीब आ रही है, 0 से T1 के ड्यूरेशन में करीब आ रही है, सही है, एंड T1 से T2 के ड्यूरेशन में दूर जा रही है। तो जिस मैग्नीट्यूड से आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर दिखाई है, उसी मैग्नीट्यूड से कम करके दिखाएंगे। ये देखें रफली, तो देखें ऑलमोस्ट मैंने सेम मैग्नीट्यूड से चेंज दिखाया है। हम इसको ज्वाइन करते हैं। सर लेकिन कांस्टेंट ग्राफ क्यों बना सर? भाई जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी आया है वो है कांस्टेंट ना। फॉर एग्जांपल करीब आते हुए +20 हर्ट्ज का चेंज इंक्रीज आया है, एंड दूर जाते हुए -20 हर्ट्ज का डिक्रीज आया है। तो चेंज भी तो कांस्टेंट है ना, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है। ठीक है। ओके सर। नाउ at particular time the sound wave at the observer have an intensity this I equals to k square लगवाएगा। Wave at the observer are incident at right angles on a circular detector of radius this. Calculate the power of wave incident on the detector. बेटा इंटेंसिटी और रेडियस गिवन है और सर्कुलर डिटेक्टर है, तो बेटा सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। टू 2.142 और रेडियस है 2.8, एक्सपोनेंट -2 सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 3.142 मल्टीप्लाई बाय, बेटा आ रहा है 2.4 इंटू 10⁻⁴। काइंडली माइक ऑफ कर लें आयान। 2.46 इंटू 10⁻³ एरिया मिल गया। बेटा पावर क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, पावर ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया। तो पावर क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी टाइम्स एरिया। तो इंटेंसिटी है 4.7 इंटू 10⁻³ एंड एरिया है 2.46 इंटू 10⁻³ 11.56 एक्सपोनेंट -6। यानी 12 इंटू 10⁻⁻6, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। So we are done with question number 5 as well. चलो second last question. Battery is connected in a circuit with LDR and two fixed resistors and voltmeter. Okay. Battery has EMF 25 volt and negligible internal resistance. Resistance आपको 200 320 और 240 given है। ठीक है। वोल्टमीटर डिस्प्लेस रीडिंग ऑफ 16 वोल्ट्स। इलेक्ट्रिसिटी के सवालों की अच्छी बात होती है, सर्किट डायग्राम में ही सवाल सॉल्व हो जाता है। ठीक है। तो वोल्ट मीटर आपको 16 वोल्ट बता रहा है, तो बेटा जरा बताओ यहाँ पे कितने वोल्टेज होंगे। 9. 9, 25 -16, यहाँ पे 9 वोल्ट होंगे। दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों में 9 वोल्ट होंगे। सही है। शो दैट द करंट इन द बैटरी इज 0.05 एम्पियर। तो बेटा हर तरफ करंट हमारे पास इतने हिस्से में जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ सेम होगा। तो तुम्हें रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, करंट निकाल लोगे। I इक्वल्स टू V/R, 16 डिवाइड बाय 320, 0.05। ठीक है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ LDR।
ओके, सो बेटा आप देखो तुम क्या करोगे। तुम्हें एलडीआर का वोल्टेज पता है, ठीक है। अगर एलडीआर का करंट मिल जाए तो आसानी हो जाएगी। तो सर्किट का करंट कितना है? 0.050 एम्पियर। नीचे का करंट हम ढूंढ सकते हैं इन दोनों की वैल्यूज से। तो जो ये टोटल करंट है उसमें से नीचे जितना करंट आ रहा है, रिमेनिंग करंट ऊपर जाएगा। तो जब करंट ऊपर मिलेगा, वोल्टेज होगा, तो एलडीआर की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। तो करंट ऑफ 240 ओम्स, आई इक्वल्स टू वी ओवर आर 9/240, कितना आ रहा है? ठीक है। नाउ करंट ऑफ एलडीआर कैसे निकलेगा? 0.05 में से 0.0375 माइनस कर देंगे, 0.0125, ठीक है। नाउ रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर कैसे निकलेगी? वी ओवर आई, वोल्टेज है 9 वोल्ट, 0.0125 अपन 20, ठीक है। एक और तरीका था, वो भी लंबा था। बेटा तुम्हें टोटल वोल्टेज पता है, टोटल करंट पता है, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, और फिर टोटल रेजिस्टेंस में से हम इसको माइनस करते हैं, फिर जो रिमेनिंग होता है प्रोडक्ट ओवर सम निकाल के देखते हैं। वो थोड़ा लंबा कंफ्यूजिंग मेथड था, तो ये सही है जो हमने किया है। चलो, अच्छा, इस तरह के कंफ्यूजिंग सवालात में ना आई वुड हाईली रिकमेंड आप हेडिंग डाल के चलें, ताकि एग्जामिनर को आपका एक एक मूव क्लियर हो। सही है, जैसे मैंने करंट ऑफ 240 ओम्स, करंट ऑफ एलडीआर, रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, इस तरह मैं हेडिंग डाल के चल रहा हूँ। सही है, आगे बढ़ो। फाइंड द रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन एलडीआर। पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? हमें वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस सब पता है, तो कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। सबसे आसान फॉर्मूला आई बी लगा देते हैं। एलडीआर का करंट 0.0125 आया है और एलडीआर का वोल्टेज 9 वोल्ट है। 240 वोल्ट का भी वोल्टेज 9 वोल्ट है, और 240 वोल्ट का करंट क्या है? 0.0375। सही है, तो 9 से 9 तो कट जाएगा। 0.33। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन एलडीआर इंक्रीज। तो बेटा जब लाइट एलडीआर पे बढ़ेगी तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होगी। सही है। अच्छा, ये कहानी ऊपर देखते हैं। या एक मिनट रुको, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके नीचे लेकर आ रहा हूँ। ओके, तो जब लाइट बढ़ी है एलडीआर पे, तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होगी, यानी इस ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस हमारे पास कम हो गया, ठीक है। सीरीज सर्किट की ओवरऑल रेजिस्टेंस, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो गई तो यहाँ पे वोल्टेज भी कम हो जाएगा। इसका मतलब बैटरी का कम वोल्टेज अगर यहाँ पे हो रहा है, तो बैटरी का ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे अपेयर होगा। इसका मतलब हमारे पास जो रीडिंग हमारे पास है वोल्ट मीटर की, वो बढ़ जाएगी। तो ये एक्सप्लेन करना है इन वर्ड्स। एज लाइट इंटेंसिटी
increases, comma, resistance and voltage of LDR decreases. So more voltage appear सर डिक्रीज हाँ। कैसे सर? T20 ohms, 1 मिनट रुको। Hence volt meter reading increases। उधर से देखो, यहाँ पे लाइट बढ़ी तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम हुई, इतना क्लियर है? सर लेकिन इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो ये है ना कि पावर अपॉन एरिया, तो पावर होती है करंट इनटू वोल्टेज। पावर ओवर एरिया इंटेंसिटी का यहाँ पे डिस्कस थोड़ी हो रहा है, वो तो वेव का सवाल था। यहाँ पे सिर्फ ये होता है जब एलडीआर पे लाइट बढ़ती है तो एलडीआर की रेजिस्टेंस कम होती है, ठीक है? ओके सर, मतलब इंटेंसिटी मतलब बहुत ही जोर से लाइट मतलब पड़ना। लाइट की ब्राइटनेस बढ़ गई है एलडीआर पे, तो सही है? रेजिस्टेंस कम डिक्रीज हो होगी गई। एलडीआर की, रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज कम होगा, बैटरी का कम वोल्टेज यहाँ आ रहा है तो ज्यादा वोल्टेज यहाँ आएगा। सर लेकिन लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है ना ये? हाँ, लाइट पड़ती है तो रेजिस्टेंस कम कर लेता है। अच्छा, लाइट पड़ती है तो रेजिस्टेंस कम हो गई। नाउ अब हमें डिस्कस करना है बेटा लास्ट क्वेश्चन, आई गेस, yes it is last. The result of alpha scattering experiment led to the development of the model of an atom, सही है? State the result suggested that most of the mass of the atom is concentrated in a very small and most atom is empty। तो बेटा क्या रिजल्ट हमें मिले थे? हमें सबसे पहले पता चला था बहुत कम अल्फा पार्टिकल डेविएट हुए हैं, सही है, जिससे हमें पता चला था न्यूक्लियस बहुत छोटा है, एटम बहुत खाली है। सिंस स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा particles were deviated, which means nucleus is very small, so atom is highly empty। बेटा ये मैंने पहले वाली बात कर दी, सही है? अब हमें बात करनी है मोस्ट ऑफ द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, ठीक है? The deviation close to nucleus was with large angles, which shows nucleus is heavily charged, so it contains most mass। सही है, ये दूसरी वाली बात हमने बता दी। स्टेट द कॉम्पोजिशन ऑफ गैमा, तो मैंने क्या बताया था? मेंबर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यस, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये एडिशनल बात कर दी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है गैमा रेज। नाउ टेबल 7.1 shows 3 particles and possible classification of them.
बेटा बैरियन, हाइड्रॉन एंड लेप्टॉन. ओके. Complete table 7.1 by placing tick in the boxes to indicate the classification of each particle. बेटा बैरियन, बैरियन तो हमारे पास क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ क्वार्क्स. तो बैरियन हमारे पास ग्रुप ऑफ क्वार्क हैं. तो न्यूट्रिनो एंड पॉजिट्रॉन पे पहले क्लिक कर दो. तो पॉजिट्रॉन हमारे पास लेप्टॉन है, न्यूट्रिनो हमारे पास क्या है? लेप्टॉन है सर. लेप्टॉन है. सही है. एंड रही बात न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कौन है? बैरियन. Baryon and तीन, hadron. नहीं हाइड्रॉन बेटा दो क्वार्क से मिलकर बनता है. ठीक है. हाइड्रॉन और बैरियन तीन क्वार्क से मिलकर बनता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अप डाउन डाउन होती है. सही है. एंड बैरियन Sir, can नॉर्मली you एक repeat this क्वार्क और question? एक एंटी क्वार्क होता है. कुछ कह रहे हो बेटा? Sir, can you repeat this question? जी बिल्कुल. देखो इस पर न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन दोनों लेप्टॉन है. लेप्टॉन चार होते हैं: इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो. सही है. तो न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन लेप्टॉन हो गए. अब न्यूट्रॉन तीन क्वार्क से बनता है, तो बैरियन क्या है? तीन क्वार्क का ग्रुप. और हाइड्रॉन क्या है? दो क्वार्क का ग्रुप. सर वो मीजॉन नहीं होगा? हाँ सिर्फ मीजॉन्स ही होते हैं, हेड्रॉन्स ओ दोनों होते हैं. हेड, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. हाइड्रॉन इज अ ग्रुप ऑफ क्वार्क, तो दोनों पे क्लिक आएगा. थैंक यू, माय बैड. सर बैरियन और हेड्रॉन में क्या डिफरेंस है? बेटा हेड्रॉन इज अ ग्रुप ऑफ क्वार्क्स एंड हेड्रॉन्स में दो क्लासिफिकेशन निकलती हैं. एक होता है बैरियंस जिसमें तीन क्वार्क आते हैं, और एक आता है मीजॉन जिसमें दो क्वार्क आते हैं. और मीजॉन हमारे पास क्या होते हैं? क्वार्क और एंटी क्वार्क का ग्रुप होता है. सही है. जी सर. ओके. The discovery of alpha particle with an unusual charge was an important step in development of the theory of quarks. Particle is a hadron with a mass this and charge this. E is an elementary charge, जो कि क्या होता है? 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Calculate mass in U of the particle. Give your answer to three significant figures. अच्छा, तो हमसे कहा जा रहा है कि हमें mass बताना है. सही है. तो बेटा हमने क्या किया है? सिंपल, ये जो मैथ्स केजी में है ना, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ. 1 U किसके बराबर होता है? 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 केजी के. तो कितना U होगा जब हमारा मैथ है 2.19 एक्सपोनेंट माइनस 27 केजी. वी डिड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड हेंस x क्या हो जाएगा? 2.19 एक्सपोनेंट माइनस 27 डिवाइड बाय 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27. आ रहा है 1.311, जो कि 1.3, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में बोला है, तो 1.31 टाइम्स यू हो जाएगा. सही है. डिटरमाइन पॉसिबल क्वार्क कॉम्पोजिशन ऑफ hadron with a charge plus 2e. Explain your reasoning. सही है. ओके. सो प्लस 2e चार्ज है हमारे पास. तो बेटा ये क्या हो सकता है हमारे पास? अगर मैं तीन क्वार्क्स माइंड में रख के चलता हूँ, तो क्वार्क के हमारे पास दो ही चार्ज होते हैं.
1/3 एंड 2/3। ये माइनस में है, ये प्लस में है। अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये मेरे पास अप कोआर्क है और ये डाउन कोआर्क है, सही है। तो पहले इसको लेके चलते हैं पॉजिटिव वाले को। 2/3 E, 2/3 E, 2/3 E, तीन क्वार्क्स, सेम अप 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 क्वार्क लेके चल रहा हूँ मैं, सही है। तो क्या होगा बेटा, +2 Plus 2E. E +2E +2E अपॉन 3, यानी 6E/3 आ गया आंसर बेटा, क्या बात, सही है। तो 3 अप क्वार्क्स थे जो हमें +2E का चार्ज दे रहे थे। ऐसा सवाल मेरे ख्याल से हम लोगों ने पिछले पेपर में भी किया था। अच्छा, मैं ये भी कह सकता हूँ 3 टॉप क्वार्क्स थे या 3 चार्म क्वार्क्स थे, तीनों का चार्ज सेम होता है। यानी ये हमारा लास्ट भी कंप्लीट हो गया। तो 1 घंटा 10 मिनट में हम लोगों ने समझने के साथ ये पूरा पेपर कंप्लीट किया है। परफेक्ट। सर सर टेंशन का केस बता दें। 1 मिनट रुक जाओ, क्या कह रहे हो बेटा? सर वो ये जो पार्ट 1 जो है इस क्वेश्चन का, ये मुझे फिर से समझा सकते हैं, मुझे ये समझ वाला नहीं पार्ट आया। जी सर। हमने कुछ नहीं किया है, बस केजी को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट केजी में इतना मास रखता है, ठीक है। तो कितने एटॉमिक मास यूनिट होंगे जो इतने मास को अकोमोडेट करेंगे? वी जस्ट डिड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो एक्स की वैल्यू ऐसे निकाल लिया, ठीक है सर। ठीक है। मुदस्सिर तुम क्या कह रहे हो? सर वो टेंशन माइनस अब थ्रस्ट होगा ना, वो क्वेश्चन नंबर 1 में। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रिजल्टेंट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। अब थ्रस्ट की वैल्यू नहीं पता बेटा तुम्हें, और जैसे आप इसको हाँ लीव सर। करते हो। सर पार्ट 3 सर, पार्ट 3। हाँ, तो मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसको ग्रुप को ब्रेक डाउन करोगे ना, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सी गैस मौजूद है? स्टेशनरी है। तो स्टेशनरी का मतलब क्या था, हमारे पास फोर्सेस कैंसिल आउट कर रही थी, ठीक है। तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड फोर्स ने कैंसिल आउट कर दिया, एंड जो रिमेनिंग जो टेंशन है हमारे पास, वो टेंशन हमारे पास क्या होगी बेटा? वो रिजल्टेंट फोर्स के तौर पे रिजल्टेंट फोर्स बिहेव होगी। कर रही होगी। ओके सर। चलो, तो यहाँ पे बेटा हमारा पूरा 2023 और अक्टूबर सर नवंबर आपने करंट P21 माइनस कंप्लीट हो क्यों गया। करा था? जी बेटा, सर आपने वो सर्किट में करंट को माइनस करा था, टोटल करंट को करंट माइनस माइनस। किया था, वो इसलिए किया था मुदस्सिर, मैंने करंट को माइनस, ये टोटल करंट है, इसमें से नीचे जा रहा है 0.0375, तो ऊपर कितना जाएगा? जो रिमेनिंग है, यानी दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस का करंट, सही है। सर केसीएल लग रहा है ना यहाँ पे? केसीएल लगा। ओके सर। चलो, ऑफ करते हैं। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।